लॉन्ग केस शुरू करते हैं एचसीपीएस में या कहीं भी अपने एमआरसीपी में उन्होंने शुरू कर दिया लॉन्ग केस, तो आपने जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, ठीक है, उसके बेस पर आपने देखना है कि कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब अगर हम ब्रेथलेसनेस की बात करें तो ब्रेथलेसनेस के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? हम फाइनल ईयर से शुरू करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्होंने बता दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं जो ब्रेथलेसनेस कर सकती हैं? इनमें एक्यूट भी और क्रोनिक भी। हाँ, एक्यूट है और क्रॉनिक है। ठीक है, अब एक्यूट भी हो सकती है जो ब्रेथलेसनेस है और क्रॉनिक भी हो सकती है। तो एक्यूट की पहले बात कर लेते हैं, वो कौन कौन सी है? और एक्सर्बेशन कोई हो गई ठीक है, है, और इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन, शाबाश, नहीं वो आ जाएगा, दोनों में कवर उसमें है। और निमोथोरेक्स हो सकता, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता। नहीं, that does not cause acute. Usually वो acute नहीं करती। और no, और आता है तो रेस्पिरेटरी नहीं आता। अब क्रॉनिक की बात कर ले, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, शाबाश, एआरडी तो वो एक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, और कोई मैलिग्नेंसी है, कोई प्लूरल एफ्यूजन किसी भी वजह से हुई। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखना है कि कैटेगरीज कौन सी हैं डिजीजेस। हमारी कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव हैं डिजीजेस और हमारी कुछ रिस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस जो होती हैं वो एक्यूट भी प्रेजेंट कर सकती हैं और क्रॉनिक भी कर सकती हैं। रिस्ट्रिक्टिव ऑन द अदर हैंड आमतौर पे क्रॉनिक ही प्रोड्यूस करती है। तो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्निया जो है उसमें। नंबर 2, और कौन सा सिस्टम डिस्निया कर सकता है? सीवीएस कर सकता है। किस तरह? कौन से डिजीज होगा उसमें डिस्निया जो होगा वो कौन सा होगा? एक्यूट होगा, क्रॉनिक होगा? क्रॉनिक होगा। शाबाश, तुम कहाँ से हो? पीछे से। पिशावर से। आप भी पिशावर से? दोनों भाई हैं? तो आपका जो है वो क्या बात हो रही थी कि उसमें एक्सर्शनल डिस्निया होगा और वो एक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा डीबीटी के अंदर अब वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेगा ना, यानी डीबीटी हुआ और उसके बाद एम्बुलेंस डिसलॉज हुआ और उसने फिर वो डिस्निया कर दिया। और एलबीएफ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ठीक है, और सीवीएस में और कौन सी कॉजेस? एमआई एक्यूट भी कर सकते हैं, एक्यूट एमआई। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो वेल्वुलर डिजीज। हाँ, हमारे पास अगर हम सीवीएस के अंदर अगर लें तो उनको भी इसको भी कैटेगराइज करें। मैं डिजीजेस के ऊपर जोर नहीं ज्यादा देती, मैं देती हूँ कि पहले सिस्टम एंड देन कैटेगरीज। सीवीएस के अंदर हम देखें तो इस्केमिक हार्ट डिजीजेस हैं जो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीकों से डिस्निया कर सकती है। डिजीज इटसेल्फ कर सकती है डिस्निया, या डिजीज हार्ट फेलियर करके डिस्निया कर सकती है। ठीक है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, आपकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, आपकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, आपकी कार्डियोमायोपैथीज हैं। ये सारी की सारी डिजीजेस या तो खुद या हार्ट फेलियर करके डिस्निया कर सकते हैं। वो एक्यूट भी हो सकता है, वो क्रॉनिक भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? और कौन सा सिस्टम डिस्निया करेगा? डिजीज में हो सकता है। मैडम हेमाटोलॉजी में एनीमिया सीनेस में अगर लाइक सेंटर है, अगर आपका कोई मैसिव एसओएल पड़ा हुआ है या स्ट्रोक पड़ा हुआ है या हेमरेज पड़ा हुआ है ऊपर, तो वो ब्रेन स्टेम कंप्रेशन करके वो डिस्निया कर सकता है। लेकिन दैट इज बेसिकली मतलब एक वो होती है स्मॉल, उसको चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग कहते हैं जब प्रेशर रेज्ड होता है। ठीक है, तो वो भी सीएनएस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो जितनी भी आपकी प्रेशर बढ़ा रही है डिजीजेस वो कर सकते। तो अच्छा, इसके अलावा और कौन सा सिस्टम हो सकता है सीएनएस के? अच्छा, एक और आपने नहीं बताया, जीपीएस होती है, ज्ञान-बारी सिंड्रोम होता है। वो अगर इन्वॉल्व कर ले आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को तो भी आपका जो है वो डिस्निया। ये मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी मायस्थेनिया ग्रेविस। अच्छा, और सिस्टम बताइए आप। नेक्स्ट सिस्टम मैडम हेमाटोलॉजी में एनीमिया के साथ। शाबाश। अब एनीमिया जो है दैट इज नॉट ए डिजीज, ये एक साइन है। अब एनीमिया किस वजह से हो सकता है? लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर की वजह से।
माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, डेफिशिएंसी एनीमियाज हो सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है या दूसरा। तो ये इसकी कैटेगरीज मैंने बता दी, वजह इसके कि मैं वो तो बहुत बियॉन्ड द स्कोप हो जाए। इसके अलावा और कोई सिस्टम जो डिस्निया करें, फ्लूइड ओवरलोड किसी भी मस्कुलोस्केलेटल कौन क्या फ्रैक्चर हो गया या बहुत ज्यादा सर्जरी में Trauma. मायोपैथीज है, ठीक है, या निरोपैथीज है जिसका हमने जीबीएस जिक्र किया था। उसके अंदर आपके अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाए या डायफ्राम इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत इसके मस्कुलोस्केलेटल कर सकते हैं। व्हाट एल्स? और कौन सा सिस्टम? मेटाबॉलिक कॉजेज जैसे मेटाबॉलिक कौन सी होती है? जमीन पे जोर दो। हाइपरटाइमिक एसिडोसिस। एसिडोसिस किन किन चीजों में आ जाता है? तुम भी कुछ बोलो, बदनाम करा रहे हो पंजाब श्योर। lactic acidosis. ओ भाई आपकी रीनिया यानी रीनल फेलियर जो है उसमें आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। जब एसिडोसिस होगा तो टेकेटमिया क्यों होगा? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड। फिर आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, अगेन एसिडोसिस की वजह से आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा एंड इट विल ट्राई टू वॉश आउट, ठीक है। फिर और हाइपरऑस्मोलर कोमा, उसमें भी एसिडोसिस हो जाएगा तो टेकेटमिया के साथ पेशेंट के। लैक्टिक एसिडोसिस शॉक में हो जाता है और बाज का लैक्टिक एसिडोसिस टाइप बी होता है, वो मेटफॉर्मिन के यूज से हो जाता है। यानी कोई भी कंडीशन जो एसिडोसिस कर रही है मेटाबॉलिक, जिसमें आपका लिवर फेलियर हो सकता है, आपका रीनल फेलियर हो सकता है, आपका डीके हो सकता है, आपका हाइपरऑस्मोलर कोमा हो सकता है, शॉक हो सकता है, जिसमें एसिडोसिस होगा उसको बाहर निकालने के लिए टेकेटमिया होता है। सो मेनी सिस्टम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि ये सारे सिस्टम्स हैं, अब इनमें ये डिजीज है। सबसे पहले हम लेट्स टेक रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जो है वो रूल इन करना है या रूल आउट करना है अपनी हिस्ट्री के अंदर कि ये क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है डिस्निया के हवाले से कि आपने देखना है ये एक्यूट है या क्रॉनिक। नाउ वी विल कम टू आवर कैंडिडेट। आपके पेशेंट को जो डिस्निया है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो कितनी देर से? आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सिर्फ बता दें बायोडाटा के बाद। George Massey, 65-year-old male, barber by profession, presented us with complaint of sudden onset shortness of breath for 2 hours, 8 days back, while staying in hospital. अच्छा, ये ईआर में आया था? जी मैम, ईआर में आया था। हाँ, अच्छा ये याद रख लें कि जो सडन वाला पेशेंट होगा वो ईआर में आएगा आमतौर। अब 2 घंटे की जो थी वो उसको ब्रेथ थी। Was this only presenting complaint? जी मैम, सिर्फ sudden onset shortness of breath while staying in ortho ward, उसका वो राइट जो femoral neck का फ्रैक्चर था और उसमें सर्जिकल रिपेयर होना था और पेशेंट 48 आवर्स के बाद सडन onset shortness of breath उसको डेवलप हुई थी। सही। And he was shifted to medical ER। ठीक है। अब एक्यूट डिस्निया की कौन-कौन सी कॉजेज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताई थी? एक्यूट एस्थमा, एक्यूट अटैक ऑफ सीओपीडी, एक्यूट निमोथोरैक्स, और क्या कहा था? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो सीपीएस में आ जाता था क्यों? और रेस्पिरेटरी में और क्या है? इन्फेक्शन। क्यों तो नहीं होगा? निमोनिया में आपने कितने लोगों को देखा है? ARDS। चलो मान लो एक्यूट निमोनिया मान लो, ARDS। अब एक्यूट एस्थमा अगर है मरीज को तो व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क इन द हिस्ट्री? Associated symptoms Like cough. अब तो COPD में भी Age of onset. एज ऑफ ऑनसेट में भी Family history of it, okay. जब मौसम चेंज होता है तो मसला नहीं होता। Diurnal variation. डायगोनल वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले आपको ये मसला रहता था और अगर रहता था तो क्या छाती से सीटियों की आवाज आती और किस वक्त आती थी? एस्थमा के अंदर आमतौर पे किस वक्त आती है? Night में. नाइट पर या अर्ली मॉर्निंग। उसको हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग डिपिंग। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जब उसका करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग डिपिंग होती है। तो डायगोनल वेरिएशन पहले इस तरह के एपिसोड्स जिसमें छाती में से सीटियां बोलती हो और वो एपिसोडिक होना, इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं सीओपीडी से कि वो एपिसोडिक नहीं होता, उसमें यूं चल रहे होते हैं सिम्टम्स, एकदम से यूं क्लियर होते हैं। ये आम तौर पे अस्थमा जो होता है ये एपिसोडिक होता है। एक एपिसोड आया ठीक हो गया, फिर दोबारा एपिसोड आया, हो सकता है मे बी नेक्स्ट सीजन में, या मे बी वो एलर्जन के पास गया उधर जाके उसको हो गया, या एक्सरसाइज से उसको हो गया, या कोई ऑक्यूपेशन उसका ऐसा था कि हो गया। सो
आप नोट डाउन करते रहे इस चीज को। एपिसोडिक होना, डायगोनल वेरिएशन का होना, wheezing, कफ एंड चेस्ट tightness, ये 3 इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। ये 3 चीजें आप पूछेंगे। फिर उसके बाद आप पूछेंगे कि तुम्हें एलर्जिक हिस्ट्रीज थी या नहीं, तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री थी कि नहीं, तुम इनहेलर्स तो यूज नहीं करते रहे पहले, दैट विल गिव यू एन क्लियर आइडिया कि ये एस्थमेटिक तो नहीं था। फिर उसके बाद उसे पूछोगे कि जब तुम मतलब कोई मिट्टी के पास जाते हो या एलर्जी हिस्ट्री। सो ये आपके एक्यूट एस्थमा के सवाल। सो इट इज इजी इफ यू नो कि व्हाट यू वांट टू आस्क और व्हाट यू वांट टू रूल इन और रूल आउट, तो आपको आसान हो जाता है ना सवाल पूछना। Now you are asking question to the patient because you know why you are asking this question. आपको पता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं वो सवाल। अगर मैं ये सवाल पूछूंगा, इसका जवाब यस में आता है, तो इसका मतलब है ये डायग्नोसिस हो सकता है, और इसको रीइंफोर्स करने के लिए फिर मैंने मजीद ये सवाल पूछा। और अगर मुझे इसका जवाब नो में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये डिजीज रूल आउट हो गई। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर चलता हूँ, सीओपीडी पे चलता हूँ। क्या सवाल आप पूछेंगे आप एक्यूट सीओपीडी मरीज से? स्मोकर सबसे पहले स्मोकर। आमतौर पे सीओपीडी के पेशेंट स्मोकर्स होते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्मोकर ही हो, बाजू का नहीं भी होते, लेकिन 99% हमने देखा है स्मोकर होते हैं। नंबर 2, स्मोकर नहीं है तो बायोमेट्रियल का कोई नंबर 2 प्रोफेशन तो आपने पूछ लिया ना बायोडाटा में। हिस्ट्री की बात हो रही है, हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे? वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहेगा साल में कि मुझे सांस भी फूलता रहता है, अब ज्यादा हो गया है, मुझे बलगम भी आती रहती है, खांसी भी आती रहती है, प्रोडक्टिव का। लेकिन कभी कभी जो है ये ज्यादा हो जाता है, तो एक यूं चल रहा है बॉर्डर लाइन पे, एक फाइन बैलेंस पे चल रहा है, एक नाजुक सा धागा है, और वो नाजुक सा धागा जो है वो कभी भी जब ब्रेक होता है तो वो एक्यूट एक्सेसरबेशन के साथ होता है। तो आपको सीओपीडी की ये एपिसोडिक हिस्ट्री नहीं मिलेगी, डायगोनल वेरिएशन नहीं मिलेगी, फिर उसमें कोई वीजिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रोडक्टिव कफ आमतौर पर एस्थमा में नहीं होती अनलेस वो इन्फेक्शन हो जाए, और वो अगर होगी भी स्प्यूटम तो वो म्यूकोइड व्हाइट कलर की स्प्यूटम। सो दिस वाज अबाउट सीओपीडी। अब और क्या एक्यूट रीजन हो सकती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो सीरियस में भी आ जाता है, इसमें क्या हिस्ट्री आप पूछे? सडन ऑन्सेट पेशेंट है, जैसे रूट का पार्टी के बाद होता है, अगर यंग फीमेल है तो वो कंट्रासेप्टिव की पूछ सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। अपने पीछे में इंट्रोडक्शन मिल गया, जो लोग ज्यादा करके काम करते हैं उनकी ड्यूटी नहीं खड़े होके तो नहीं, इमोबिलाइजेशन का रहता है। और ब्लड डिस्टर्बेंस, ब्लड क्लॉटिंग, ज्यादा कॉमन, पहले आप बताएं ना, ज्यादा कॉमन जो चीजें हैं वो क्या है? आपकी सर्जरी है, उसकी वजह से इमोबिलाइजेशन हो गई है, आपको कोई मिलिग्नेंसी है उसकी वजह से हो सकता है, पहले से हिस्ट्री चल रही है सीए की, आप कोई दवाइयां ऐसी ले रहे हैं जो कि डीबीटी कॉज कर सकती हैं, जैसे कि ओसीपी या कोई भी हार्मोन थेरेपी है वो डीबीटी, फिर डिहाइड्रेशन हो गई है आपको तो ब्लड जो है वो थिक और विस्कस हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा वो फिर मिलिग्नेंसी में आती है। तो मोटी मोटी चीजें जो है वो आपने पूछनी है कि बेड रिडन तो नहीं हो, कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई दवाइयां तो नहीं आप ऐसी ले रहे, इसमें भी हार्मोन थेरेपी आ सकती है, ओसीपी आ सकती है, खवातीन में प्रेगनेंसी एंड प्रीफ्यूरियल पीरियड जो होता है वो उसमें काफी ज्यादा चांसेस इस चीज के होते हैं, स्मोकर्स में चांसेस होते हैं, और फिर आपके वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी हिस्ट्री सिर्फ इस तरीके से आप ले सकते हैं कि पहले कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके खून के लोथड़े जम जाए टांगों में या किसी और जगह पे, आपको कोई मसला ऐसा चल तो नहीं रहा, आप किसी खून को पतला करने वाली दवाई पे तो नहीं है, वॉर्फरिन वगैरह पे। सो यू नो हाउ वी आर मेकिंग हिस्ट्री, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद और सीरियस में आ जाए हम, उसमें क्या एक्यूट कॉज है? एमआई एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यही है ना एक्यूट कॉजेस, या निमोथोरेक्स। अब उसकी हिस्ट्री कैसे लेंगे? कि शॉर्ट्स ऑफ ब्रेथ से पहले चेस्ट पेन की कंप्लेंट तो नहीं थी, और इसके बाद पैल्पिटेशन घबराहट तो नहीं हो रही थी, और पहले कोई कभी इसकी हार्ट डिजीज की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, टिपिकल पेन जो लेफ्ट साइड पे रेडिएट करती है, ये सारा कुछ तो नहीं था। उसके बाद एलबीएफ के लिए आप उससे ये पूछ लेंगे कि आपको ऑर्थोपनी है, व्हाट इज ऑर्थोपनी? विच पॉस्चर? ठीक है, व्हाट इज पीएनडी? मैम आपको ना एकदम से आप उठ जाते हैं, क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि वो
इसको ना वो ये भी थोड़ा सा ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है ना आपका जो पहले नीचे था अब वो सारे लंग्स में होता है। तो वो जब जब जमा हो जाएगा, थोड़ा होता है ना पल्मोनरी एडिमा, इतना नहीं होता। ऑर्थोपनिया जब होता है तो उस वक्त तो वो ऑलरेडी लंग्स इतने भर चुके हुए होते हैं कि वो हर वक्त, तो इसके अंदर वो थोड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होता है, मतलब बाकी के जो लंग फ्लूइड्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे ही वो होता है तो फौरन मरीज उठ के बैठते हैं और ऐसे करके वो सांस लेते हैं। फिर थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि ग्रेविटी से वो जब नीचे जाता है तो फिर वो दोबारा लेट जाता है, लेकिन फिर उसको रिकरेंट एपिसोड होता है। सो उसमें आप हिस्ट्री ऑर्थोपनिया की और पीएनडी की लेंगे, ठीक है, और वो किस वजह से है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप फिर उससे ये पूछ लेंगे कि आपको बचपन से ही कोई दरवाजा, दिल के दरवाजे जो है उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बच्चा नीला वगैरह तो नहीं हो जाता था ये बचपन में, इस किस्म की चीजें जो है वो आप पूछ सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है इतनी लंबी तकनीक बांधने का कि आपने सबसे पहले ये करना है लॉन्ग केस में, यहाँ तो आप मैकेनिकल काम कर रहे हैं, क्लरिकल मैकेनिकल काम, कि जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है जो भी है, ये तो डिस्निया था, जो भी आती है आप सारे सिस्टम लेते हैं, सीडीएस, सीएनएस, रेस्पिरेटरी, जीआईटी, जो आपको लगता है कि नंबर 1 के ऊपर हमें लिखना चाहिए वो नंबर 1 पे लिखें। जिस तरह डिस्निया में हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी, फिर 2 पे सीडीएस लिखा, लेकिन लिख ले सारे सिस्टम। उसके बाद आप देखें कि इसमें से कौन सी डिजीज की कैटेगरी हो सकती है, सीओपीडी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। इस तरह आपने हार्ट में देख लिया। अब क्योंकि ये एक्यूट है तो इसके अंदर हम सिर्फ एक्यूट देखेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव में एक्यूट देखेंगे, रिस्ट्रिक्टिव में एक्यूट देखेंगे। इस तरह हार्ट की जो डिजीज है उसमें हम देखेंगे इस्कीमिक में एक्यूट, बाकी की जो कंडीशन है उसमें एक्यूट कौन कौन सी हो सकती है। फिर इसी तरह अगर हम ले लें आगे चलें, सीएनएस की इसने बात की, तो सीएनएस के अंदर कोई भी कॉज ऐसी नहीं है जो एक्यूट डिस्निया है, एक्यूट तो नहीं हो रहा ना, इसको तो क्रॉनिक प्रॉब्लम चली आ रही है। फिर आपने मस्कुलोस्केलेटल की बात की, वो भी क्रॉनिक है तो वो निकल गई, उसको क्रॉस कर। फिर आपने एनीमिया की बात की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, 2 घंटे में नहीं डेवलप, वो भी क्रॉस होगा। फिर आपने किसकी बात की, मेटाबॉलिक की आपने बात की, उसमें हो सकता है सडन, लेकिन उसमें जो सवालात आप पूछेंगे वो आप सिस्टमिक रिव्यू में रखते हैं। किडनी से रिलेटेड सवालात अगर आपने पूछने हैं तो वो सिस्टमिक रिव्यू में आप पूछ लेंगे, और अगर आपने डीकेए से पूछने हैं रिलेटेड तो वो आप पूछ लेंगे पहले तो शुगर का मसला तो नहीं था, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बच्चा है अगर तो इंजेक्शन तो नहीं लगाता था, अभी इंजेक्शन कोई छोड़े तो नहीं है, पता नहीं है जमीन की बना रहा है शायद वीडियो, देख लिया, देख ले आप क्या आ रही है? तो वो आप चीजें जो बहुत ज्यादा फिर वास्ट हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे तो उन चीजों को हम सिस्टमिक रिव्यू में ले आएंगे, ठीक है। जीबीएस अगर है तो वो भी हम सिस्टमिक रिव्यू में, मस्कुलोस्केलेटल है वो सिस्टमिक रिव्यू। सिस्टमिक रिव्यू इज दैट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जो कि आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद पूछते हैं कि आपने जल्दी जल्दी सारे सिस्टम्स को देखना होता है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ये हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच टू द लॉन्ग केस, कि आपने सिस्टम सारे लिख लेने हैं, उसके बाद आपने उन सिस्टम्स में से जो नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है, उनकी डिजीजेस की कैटेगरीज अगर आप वो लिख लोगे और वो लिखे नहीं होंगे आपके पास सिर्फ, तो आपको पता होगा कि मैंने मरीज से ये सवाल जो है पूछा है कि नहीं, मुझे भूला तो नहीं पूछना, क्योंकि बेसिकली हिस्ट्री लेने का मकसद ये है कि आपने डायग्नोसिस बनाना है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपका मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ हिस्ट्री ले, हमारा मसला ये होता है कि 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर, इवन एचओ लेवल पे, इवन पीजी लेवल के ऊपर भी जब हम पीजीज को ये कहते हैं कि आपने लॉन्ग केस तैयार करना है, तो वो उसे पता ही नहीं होता कि मैंने इसके बाद डीडी भी बताना है, वो कहता है कि मैं हिस्ट्री के पॉइंट्स पूरे कर लूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहती हूँ कि जो चीज आप पूछें आपको पता हो कि आप क्यों पूछें, और अगर उसका जवाब यस में आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, नो में आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो अब हम इसकी हिस्ट्री लेते हैं, बंद करो लड़के और दोबारा से वीडियो बनाओ।